नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान भूगोल वर्कशीट नंबर 40 क्लास 10 जो कि आपको दिल्ली सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। टॉपिक का नाम होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी व्याख्या सहित हल सहित वीडियोस मिल सकें। इससे पहले हम इसकी कुछ व्यवस्थाएं देख चुके हैं, जैसे आपका वायु परिवहन हो गया, रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन हो गया। हम देख सकें आज हम बात करेंगे जल परिवहन और समुद्री पत्तन की, कि किस प्रकार ये हमारे लिए लाभकारी है और क्या इसका योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जल परिवहन जो होता है, जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये जो है जितना हमने परिवहन पढ़े, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, सबसे ये सस्ता साधन है कौन सा? जल परिवहन। प्राचीन काल से ये जल परिवहन हमारे देश में होता चला आ रहा है। जल परिवहन के माध्यम से व्यापार होता रहा है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। कौन सा? अंतःस्थलीय नौसंचालन, यानी कि नाव के द्वारा जो होता है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से नेशनल हाईवे होता है वैसे ही वाटरवे होता है। तो भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? नेशनल वाटरवे, पहला आपका हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी में है जलमार्ग 1620 किलोमीटर नौगम में, जिसको जलमार्ग संख्या 1 कहा गया है। दूसरा है सदिया व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग 851 किलोमीटर, इसको नौगम जलमार्ग संख्या 2 कहा गया है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर जलमार्ग संख्या 3 है का विशेष महत्व है। ये हमारे पास कुछ वाटरवे है जिनके माध्यम से व्यापार होता है। भारत की कुल समुद्र तटरेखा कितनी है? ये आप पढ़ चुके हैं 9वीं क्लास में। भारत की कुल समुद्री तटरेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, जिस पर 12 मुख्य एवं 200 मध्यम छोटे पत्तन स्थित है, यानी कि जिसमें 12 जो मुख्य बंदरगाहें हैं और बाकी 200 मध्यम और छोटे पत्तन स्थित हैं। कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कांडला बंदरगाह, कांडला कहाँ पर? गुजरात में है। ये कांडला बंदरगाह का विकसित किया गया, यानी कि आज़ादी के बाद, अगर हम बात करें आज़ादी के बाद सबसे पहले जो बनाया गया बंदरगाह वो था कांडला, जो गुजरात में है। किस लिए? क्योंकि मुंबई पर ज़्यादा दबाव था। मुंबई दबाव को कम करने के लिए ये गुजरात में कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कभी कभी आ जाता है कि कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है, तो ये आपका हो जाएगा ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला गुजरात में स्थित है। मुंबई पर दबाव कम करने के लिए इसको विकसित किया गया। ये ऐसा बंदरगाह है जो आज़ादी के बाद हमने पहला विकसित किया है। दूसरा आपका आता है मुंबई की बात करते हैं। मुंबई सबसे बड़ा और पोर्ट ब्लेयर सबसे छोटा बंदरगाह है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका मुंबई है, और सबसे छोटा जो बंदरगाह है वो आपका पोर्ट ब्लेयर है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरल होता है, एक बनाया गया होता है। तो चेन्नई जो है बंदरगाह, चेन्नई हमारे देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। व्यापार की मात्रा एवं लादे गए सामान के संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। सबसे पहले मुंबई, इसके बाद चेन्नई बंदरगाह का नाम आता है। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम की स्थापना 1967 में कोलकाता में की गई। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन की स्थापना कब की गई थी? 1968 में। कहाँ? कलकत्ता में। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में की गई थी। एक नंबर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्य से कब की गई थी? 1986 में इसकी स्थापना। हम कह सकते हैं कि जो आपका ये
समुद्र के माध्यम से या हम कहें कि तुम्हारा ये जल परिवहन के माध्यम से, यानी कि ये व्यापार जो होता है बहुत सस्ता होता है, यानी कि सब सस्ता परिवहन इसी को माना जाता है। रेलवे के आगमन के पहले जल परिवहन लोगों और वस्तुओं के आगमन का मुख्य साधन था। आना जाना व्यापार, जब रेलवे नहीं आई थी, रेलवे से पहले हमारे पास ही प्राचीन काल से ये इसका व्यापार जल परिवहन के माध्यम से होता रहा है। मैंने आपको बताया लोगों को आना जाना, वस्तुओं का आगमन, ये प्रमुख साधन था। वर्तमान में जल परिवहन एक सस्ता, पर्यावरण अनुकूल एवं ईंधन प्रभावी परिवहन है, यानी कि सबसे सस्ता है, पर्यावरण के अनुकूल है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं है, और ईंधन प्रभावी वहन है, कम ईंधन भी खर्च होता है। इस परिवहन का प्रयोग भारी वस्तु धुलाई के लिए अधिक उपयुक्त होता है। जो भारी भारी वस्तुएं होती हैं उसको लिए लाया और ले जाया जाता है। भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का योगदान 1% है। देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पत्तन के माध्यम से ही किया जाता है। किससे किया जाता है? समुद्री पत्तन के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये की व्याख्या थी। अब आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। जल परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, आप इसको बता सकते हैं कौन कौन से, आप देख ले कौन कौन से साधन हैं। जल परिवहन अन्य परिवहन तुलना सस्ता क्यों है, आप देख सकते हैं अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल होता है, सस्ता होता है ना। इस तरह से उसको आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग को नाम बताइए, अभी आपको बताया, आप उसमें लिख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपके पास जो बताया था सदिया से दुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में गंगा नदी पर, तो आप इसको आराम से यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका क्या होती है, इसको बड़े आप आराम से लिख सकते हैं। कोई अगर समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको और वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।